हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट का टॉपिक है कमिश्नर इनकम टैक्स वर्सेस अनवर अली। हम इनकम टैक्स एक्ट के केस का डिस्कशन कर रहे हैं। इस केस को हम पढ़ेंगे एलएलबी के 5th सेमेस्टर में। तो इस केस में क्या स्पष्ट किया गया है? सिंपली बात है कि यहाँ पर करदाता की आय का कर निर्धारण किया गया था। किसके द्वारा? इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। और उसकी आय में से कुछ ऐसी बातें सामने आई थी कि कुछ आय अस्पष्ट थी, जिसके संबंध में करदाता से पूछा गया था, पर करदाता के द्वारा किसी भी प्रकार का क्लियर स्टेटमेंट जब नहीं मिला तो इसके संबंध में जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट तक चला। तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था, हम इस केस में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? इस केस का जो रेफरेंस है वो है AIR 1970 SC 1782। ये इसका रेफरेंस है और इस केस का सब्जेक्ट है, ये सेक्शन 28 पे आधारित है। सेक्शन 28 क्या है आगे मैं इस केस में आपको स्पष्ट करूंगी। इस केस का फैक्ट ऑफ केस क्या है? इस केस में जो करदाता है वो मेमर्स हाजी अली मोहम्मद हुसैन शेख के फर्म में कार्यरत थे और उनकी आय के पर वित्तीय वर्ष में कर निर्धारण किया जाना था। उनका जो वित्तीय वर्ष था वो था 1947 ईस्वी और 1948। इस पे इनकी आय पे कर निर्धारण करना था, जो कि 31 मार्च 1947 को समाप्त हो चुका था। यहाँ पर जब करदाता की आय पर इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा जब कर निर्धारण किया जा रहा था तो उन्होंने ये पाया कि 87,000 रुपये 87,000 रुपीज नगद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेतिया बिहार में उनके खाते में जमा कराया गया और इस आय का कोई भी स्रोत स्पष्ट नहीं था। तो इसके संबंध में जब इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा करदाता से ये पूछा गया कि ये आय का स्रोत इन्हें कहां से प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर जो करदाता के द्वारा कुछ व्याख्या दिया गया इनकम टैक्स ऑफिसर को, वो क्या था? करदाता ने ये कहा कि 1946 ईस्वी में बिहार के बेतिया में जब सांप्रदायिक झगड़े शुरू हुए थे तब वहां उनके कुछ रिश्तेदार थे, कुल 7 ऐसे रिश्तेदार थे जो इससे घबरा गए थे और घबराहट में उन्होंने इन्हें कुछ रकम जमा कराई थी। तो वह रकम ये अपने कुछ अवयस्क पुत्रों के साथ मिलकर समाधि निपेक्ष में जमा कराए थे। तो यहाँ तक तो ये फैक्ट ऑफ केस था इस केस में। अब जब ये व्याख्या इनकम टैक्स ऑफिसर को करदाता के द्वारा दिया गया तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या किया? इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये पाया कि इस आय का कोई भी स्रोत स्पष्ट नहीं था। उसे ये नहीं समझ में आया कि ये आय जो है ये कैसे प्राप्त हुई, क्योंकि उसके पास कोई साक्ष्य ही नहीं था केवल करदाता की इस व्याख्या के अलावा। तो उसने क्या किया? इस पर कर निर्धारण कर दिया और जो करदाता है उसके ऊपर 66,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। तो जब करदाता के ऊपर 66,000 रुपए का जुर्माना लगाया तो करदाता जो है वो चुप नहीं बैठा। उसने क्या किया? उसने अपीलेट एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर के समक्ष में एक अपील प्रस्तुत की इनकम टैक्स ऑफिसर के निर्णय के विरुद्ध में। लेकिन जब ये अपील प्रस्तुत की गई तो उसने भी इस अपील को क्या किया? निरस्त कर दिया। तो जो करदाता है वो भी अपीलेट एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर के इस निर्णय से असंतुष्ट होते हुए उसने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के समक्ष में अपना अपील प्रस्तुत किया। तो जब अपील ट्रिब्यूनल के पास में गया, पदाधिकारी जो था उसने ये स्पष्ट किया कि जो कमिश्नर थे उनके पास में केवल करदाता की व्याख्या के अलावा
झूठी व्याख्या के अलावा और कुछ भी साक्ष्य नहीं था। तो यहाँ पर जो विभाग है उसका ये कर्तव्य है कि वह इसकी जानकारी प्राप्त करे कि वो अस्पष्ट आय उसे कहाँ से प्राप्त किया था, लेकिन विभाग ने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं था। तो यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल ने ये स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का जो जुर्माना है वो करदाता के ऊपर में नहीं लगना चाहिए। और जो मामला है वो कलकत्ता के उच्च न्यायालय के पास में प्रस्तुत हुआ, जहां पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा करदाता के पक्ष में ही जो निर्णय है वो दिया गया। तो जब करदाता के पक्ष में निर्णय मिला तो जो वहां के जो अधिकारी थे, विभाग के अधिकारी, उसने क्या क्या एक विशेष अनुमति प्राप्त की और एक विशेष अनुमति प्राप्त करके उसने सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील किया उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध में। तो जब भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट हर एक मामले का बहुत ही गहराई से विचार करता है और विचारणीय मामले सामने लाता है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसके पास वहां के जो न्यायाधीश थे उन्होंने ये कहा कि जो सेक्शन 28 1 के अंतर्गत दंड लगाया जा सकता है जब एडिशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल कमिश्नर के द्वारा ये पाया जाए कि जो भी करदाता ने आय का स्रोत जो भी उसने बताया है वो झूठा है, अस्पष्ट है और उसने जानबूझकर गलत ब्यौरा उसने प्रस्तुत किया है। तो वहां पर क्या होता है, अपीलेट एडिशनल ट्रिब्यूनल कमिश्नर के द्वारा जो है वो सेक्शन 28 1 के अंतर्गत दंड लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो कुछ ऐसे प्रश्न आए थे, क्या दंड लगाना एक दंडात्मक कार्रवाई है? तो इसके संबंध में जो माननीय न्यायाधीश है उन्होंने कहा कि AIR 1970 के 253 के मामले में यह निर्णय दिया जा चुका है कि दंड लगाना एक दंडात्मक कार्रवाई है। साथ ही करदाता के ऊपर में दंड लगाने के लिए विभाग पर कितना भार होता है ये भी स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार से जो सेक्शन 28 एक दंडात्मक कार्यवाही है यह स्पष्ट किया गया है। इसके बाद में जो न्यायाधीश थे उन्होंने यह कहा कि जो विभाग है उसके पास में करदाता की झूठी व्याख्या के अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं था और ना ही उन्होंने किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करी कि वो आय के स्रोत कहां से स्पष्ट हुए हैं, तो आय को करयुक्त आय नहीं माना जा सकता। इस प्रकार से यह भी निर्णय दिया गया कि जब आय का कोई भी स्रोत स्पष्ट नहीं है तो इस प्रकार की आय को कर युक्त आय माना जाएगा और उस पे किसी भी प्रकार का दंड नहीं लगाया जाएगा। और यदि विभाग ने यह कर्तव्य पूरा नहीं किया है, यह स्पष्टता हासिल नहीं की है, केवल झूठी व्याख्या पर ही आधारित है, तो इस प्रकार की आय पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय ने इस मामले के संबंध में खर्च सहित मामले को निरस्त कर दिया। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेट डाउन क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेट डाउन के अंतर्गत सेक्शन 28 के अंतर्गत दंड लगाना एक दंडात्मक कार्यवाही है। साथ ही सेक्शन 28 1 के अंतर्गत यदि करदाता जानबूझकर एक झूठी व्याख्या प्रस्तुत करता अपनी आय के संबंध में और वो एक अस्पष्ट आय का स्रोत की व्याख्या करता है तो उस पर दंड लगाया जा सकता है। और साथ ही
अगर किसी प्रकार का विभाग ने ये जानकारी हासिल नहीं की है कि आय का स्रोत कहाँ से स्पष्ट है, तो उसे करयुक्त आय नहीं माना जाएगा, वो एक कर मुक्त आय होगी। तो ये इस केस में डिस्कशन हुआ। उच्चतम न्यायालय ने इस केस के संबंध में अपना जजमेंट दिया। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।